नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड कर्मा ई स्टडी ऐप और यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विगत वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था कि जल्द ही हम लुसेंट जीके की एक बहुत ही शानदार क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आप लगातार बने रहें, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारी जो लुसेंट जीके है वो पूरी हो जाएगी। आपको रोजाना 1-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या है आपकी जो जीके की जीएस की समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह बुक एक रामबाण बुक है। इस बुक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एक बहुत ही छोटी और इम्पोर्टेंट बुक है। इस क्लिष्ट बुक है, हर किसी से पढ़ी नहीं जा सकती और नहीं हर किसी द्वारा पढ़ाई जा सकती। तो मैं लगातार कई सालों से इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। इससे क्या है, मुझे काफ़ी अनुभव है, वो आपके सीधा काम आएगा। तो सीधा चलते हैं दोस्तों, हम इतिहास के ऊपर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इतिहास की। इसके साथ ही हम भारत का जो संविधान है, राजनीति विज्ञान है, उसे भी साथ साथ में हम बीच में करते रहेंगे। फिर बाद में अन्य टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे लगातार क्लासें चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि नियमित आपकी क्लासें होती रहें, जिससे आप नियमित अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, इतिहास का जनक किसे कहा गया है, ये सब आपको पहले से पता होगा। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? इतिहास हमें प्राचीन या विगत घटनाओं के बारे में बताता है, जिससे हम आगे आने वाले निर्णय आसानी से ले सकें, पहले की घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के निर्णय ले सकें। पहले के लोग कैसे रहते थे, उनकी रहन सहन शैली, जीवन शैली, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, उससे कुछ हम नया सीख सकें, उनके बारे में हम जान सकें। इन सब के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास को मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम बात करें कि जो साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं या लेखन शैली है वो मिली है, उसके आधार पर हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल को प्राकः प्लस इतिहास से जोड़ सकते हैं। प्राकः प्लस इतिहास क्या 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 बन जाएगा? गय बन जाएगा। तो दोस्तों, प्राकः में इतिहास जोड़ा गया है, तब क्या बन गया है? प्रागैतिहासिक बन गया है। तो ये प्राकः इतिहास है। यह वह काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी लिखित साक्ष्य, कोई भी लिखित लिपि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ऐसे में इस इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? कोई स्मारक है, कोई भवन है, ठीक है, कोई मोहर है, कोई अन्य सिक्के हैं, कोई मूर्ति है, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। उसके आधार पर हम एक अनुमान लगाकर ही इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, इतिहास के बारे में साक्ष्य जुटा सकते हैं। लेकिन कोई लिखित साक्ष्य इस काल में नहीं मिलता है, इसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्राकः इतिहास बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा इतिहास है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य का मतलब आप समझ जाओ, आधा ऐतिहासिक काल मतलब यहाँ पर लेखन शैली की लिपि तो मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। वह कैसी है? अपठ्य है, दुर्बोध है, उसे हम समझ नहीं सकते। मतलब उस समय के लोग कोई लिपि तो रखते थे, कोई लिखने की शैली थी, लिपि थी, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, तो वैसे उनकी भी कोई लिपि और लिखने की विधि हुआ करती थी, जिसे लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसका अर्थ हम नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए इसे दुर्बोध कहा जाता है, अपठ्य कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता काल की। सिंधु सभ्यता की उस समय की लिपि हमें मिलती है। उस लिपि को हम बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। क्या बोलते हैं? उस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक। तो आपसे पूछे सिंधु कालीन सभ्यता के समय कोई लिपि थी क्या? उस समय के लोग कुछ लिपि या भाषा का प्रयोग करते थे क्या? तो उसका नाम था भाव चित्रात्मक लिपि। दोस्तों, इसमें क्या है, इस लिपि में जो भाव चित्रात्मक लिपि थी उसमें क्या था? हम तो अब शुरुआत करते हैं बाएं से लेके दाएं तरफ चलते हैं। वहाँ दाएं से कहाँ चलते थे? बाईं तरफ, फिर बाएं से दाईं तरफ, ऐसे चलते थे। वह लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो सिंधु सभ्यता में अपनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, यह लिपि क्या है? अपठनीय थी। कैसी थी? अपठनीय थी। इसे पढ़ा नहीं गया, इसका अर्थ निकाला नहीं गया। ये इसके सिंबल हैं जो इसमें मिलते हैं, खुदाई के दौरान ये ऐसे अवशेष मिले हैं, लेकिन ये
इससे क्या पता चलता है कि लिपि तो थी लेकिन अपठ्य और दुर्बोध थी, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो ये सिंधु सभ्यता है, हमारी आहड़ सभ्यता है, ठीक है, जो बनास सभ्यता है, वो सभी किसके दायरे में आती हैं, आपके इसी आद्य ऐतिहासिक काल के दायरे में आती हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में हमें जो लिपि मिली है उसे पढ़ा गया है, उससे उसके समझा गया है और उसके लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसको हम समझ चुके हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हम वैदिक काल में विभिन्न धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो सभी इसी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये था आपका लेखन लिपि के आधार पर इतिहास का वर्णन। नेक्स्ट चलते हैं, जो हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में को ही पाषाणकालीन सभ्यता या पाषाणकालीन काल भी कहा जाता है। उस समय पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था और पत्थर के आधार पर ही क्या है उस काल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसे पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों देखो, पाषाण काल किसे कहते हैं, स्टोन एज किसे कहते हैं, वह काल जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है उसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, खुदाई के दौरान जो भवनों के अवशेष मिलते हैं, आपको स्मारक मिलते हैं, कोई मूर्तियां मिलती है, कोई मोहर मिलती है, कोई मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिलते हैं या कोई उपकरण मिलता है, तो वो सब खुदाई के दौरान मिले हैं। उन साधनों के आधार पर हम जान सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, किस तरह उनके औजार हुआ करते थे, किस चीज का काम में लेते थे, वो एक अनुमान हम मोटा मोटा उससे लगा सकते हैं। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम खोज जानकारी किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। उन्होंने सबसे पहले पलवरम जो मद्रास में, जिसे वर्तमान में हम चेन्नई बोलते हैं, उन्हें वहाँ एक हैंड एक्स मिली थी। हैंड एक्स मतलब हाथ से काम में लेने वाली कुल्हाड़ी मिली थी। वो खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्या कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को पाषाण काल का जनक कहा जाता है। दोस्तों एक एग्जाम में ऐसे पूछा गया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, तो वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, मतलब दोनों उपाधि उनको प्राप्त थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही पाषाण काल का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ पर हैंड एक्स की खोज की थी, तो कहाँ की थी, मद्रास के पलवरम में की थी। कब की थी, 1863 में की थी। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। हैंड एक्स को बोलते हैं कुल्हाड़ी। दोस्तों ये कुल्हाड़ी किसकी होगी, हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पाषाण काल जानते हैं, पाषाण किसको बोलते हैं, पत्थर को बोलते हैं, तो ये कुल्हाड़ी भी किसकी थी, पत्थर की कुल्हाड़ी थी। नेक्स्ट बात करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, खुदाई के दौरान मिले हैं, जांच के दौरान मिले हैं, वो कौन कौन से थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों पाषाण काल के प्रमुख स्थल और साक्ष्य, पहली बात करते हैं सोन नदी घाटी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नियरेस्ट है, ठीक है। यह सतलज नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। जो सोन नदी घाटी सभ्यता है वो क्या है, सतलज नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर चापर और चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले हैं। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, चापर और चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ मिले हैं, तो सोन नदी घाटी में मिले हैं। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। सतलज नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है सोन नदी। तो दोस्तों चापर और चॉपिंग क्या होता है, चापर और चॉपिंग होता है, उस समय ऐसे पत्थर बनते थे। ये पत्थर हो गया और ये पत्थर है, इसमें अगर एक तरफ धार है, इस पत्थर देखो, उस समय पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पत्थर ही सभी उपकरणों के रूप में काम आता था। तो अगर किसी पत्थर की एक तरफ क्या है, धार है, उसे तो बोलते हैं चापर, उसे तो बोलते हैं चापर। अगर उस पत्थर के दोनों तरफ, अगर उस पत्थर के दोनों तरफ धार है, उस पत्थर के दोनों दिशाओं में धार है, उससे बोलते हैं चॉपिंग। आजकल भी हम सुना होगा चॉपिंग, चॉपर, ये किसके लिए काम में लेते हैं, चाकू के लिए काम में लेते हैं, चॉपिंग काटने के लिए। तो काटने के अर्थ में आता है, पेबुल बोलते हैं पत्थर को क्या कहते हैं, पेबुल। तो ये चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से मिलते हैं, सोन नदी घाटी पाकिस्तान से मिलते हैं। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब है हथनोरा नर्मदा नदी घाटी। हथनोरा कहाँ पे है, हथनोरा आपके होशंगाबाद, कहाँ पर है, होशंगाबाद।
हथनोरा आपके होशंगाबाद है, नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। तो दोस्तों कई बार सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, सोन नदी घाटी का संबंध किससे है, पाषाण काल से है कि नहीं है। आपके नर्मदा नदी घाटी का संबंध पाषाण काल से है कि नहीं है। आपके वेलन नदी घाटी का संबंध किससे है, तो इन सब का संबंध पाषाण काल से है। यहाँ पाषाण कालीन उपकरण और साक्ष्य मिले हैं। हथनोरा की बात करते हैं, हथनोरा कहाँ पे है, होशंगाबाद में है, नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। यहाँ मानव की खोपड़ी मिली है, यहाँ क्या मिली है, मानव की खोपड़ी मिली है। तो सीधा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मानव के प्रथम साक्ष्य, मानव के प्रथम साक्ष्य, मानव के प्रथम साक्ष्य, मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हथनोरा में मिले हैं, नर्मदा नदी घाटी में मिले हैं। दूसरी बात करते हैं भीमबेटका, वो भी कहाँ पे है, नर्मदा नदी घाटी में है। ये भीमबेटका कहाँ पे है, ये रायसेन जिले में है। ये है आपके रायसेन जिला, जो कहाँ पर है, आपके एमपी में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, वहाँ पर भीमबेटका स्थित है। यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। उस समय के लोग शैलाश्रयों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, नदियों के किनारे जो गुफाएं होती थी उसमें रहा करते थे। उन गुफाओं में उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए। उन चित्रों को क्या बोलते हैं, शैल चित्र बोलते हैं। शैल बोलते हैं पत्थर को, पत्थर पर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है, शैल चित्र बोलते हैं। और जहाँ रहते थे उसको बोल सकते हैं शैलाश्रय, शैलाश्रय, शैल प्लस आश्रय, तो शैलाश्रयों में रहते थे। शैलाश्रय चित्र कहाँ मिल सकते हैं, ऐसे ही पूछा जा सकता है। शैल चित्रकला के उदाहरण कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले भीमबेटका में मिलते हैं। यहाँ लगभग 700 से अधिक शैल चित्र मिल चुके हैं और इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में भी शामिल कर रखा है। विश्व विरासत, तो विश्व विरासत में शामिल है या नहीं है भीमबेटका, तो भीमबेटका विश्व विरासत में शामिल है। यहाँ पर जिन रंगों का प्रयोग चित्रकारी में किया गया था वो रंग कैसे थे, देखो रंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है रासायनिक। रासायनिक साइंस के माध्यम से केमिकल बेस पर बनाए जाते हैं, और जो प्राकृतिक होते हैं उनमें नेचुरल सामग्री, प्राकृतिक सामग्री यानी प्रकृति से प्राप्त सामग्री का प्रयोग करा जाता था। तो यहाँ पर उस समय तो साइंस की बात ही नहीं थी, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। भीमबेटका का संबंध किससे है, किस काल से है, तो पाषाण काल से है। किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है, रायसेन में स्थित है, नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया आपके। अब है वेलन नदी घाटी, ये यूपी में पड़ती है। इसमें प्रतापगढ़ का इलाका और आपका इलाहाबाद का इलाका ये इसी के दायरे में आता है। यहाँ पर एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के लोग भी पूजा पाठ धार्मिक रूप से रहे होंगे और माता की पूजा की जाती थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पलवरम, जो मद्रास, जैसे मद्रास को वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, वहाँ टैक्स मिली थी, कुल्हाड़ी मिली थी। इसका अध्ययन हमने सर्वप्रथम करा था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोज की थी। इसीलिए ही रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्या कहा जाता है, पाषाण काल का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं पाषाणकालीन मानव का जो जीवन था वह कैसा था। देखो पाषाणकालीन मानव था वो उस समय बर्बर था। बर्बर मतलब असभ्य, उसको बर्बर बोल सकते हैं। बर्बर यानी अनसिविलाइज्ड, असभ्य, बर्बर या असभ्य। उसे सभ्य ज्ञान नहीं था, मैनर्स नहीं थे, असभ्य था। ठीक है, पूरी तरह प्रकृति की आधारित वस्तुओं पर निर्भर था। उसका मुख्य भोजन का जो साधन था वो क्या था, शिकार था। शिकार के माध्यम से जानवरों के मांस का भक्षण करता था। ठीक है, कई बार अगर जानवर नहीं मिलते थे, उसकी जद में नहीं आते थे, तो क्या है, कंद मूल खाकर, प्राकृतिक फल और कंदमूल खाकर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। उसमें क्या था, वो नदियों के किनारे बैठ जाते थे। जब भी जानवर पानी पीने आते थे तो पत्थर भगाकर पत्थर से क्या है, जानवरों का शिकार करते थे। और एक बार में मान लो कोई बड़ा जानवर उनके लपेटे में आ गया, जैसे कोई बड़ा जानवर है ये उनके लपेटे में आ गया। ठीक है, इसको मार दिया पत्थर से, और पत्थर से मार दिया, अब इसको खाएंगे। अब इसको ये खा रहे हैं, तो इसके खाने के दौरान ही और आ जाएंगे जान पहचान के लोग, वो खाएंगे, फिर भी बच गया। तो ऐसे में क्या थे, ये खाद्य संग्राहक थे। उसको फिर ले जाते थे, अपने पास रख लेते थे, अपने शैलाश्रय में रख लेते थे, उसे खाते थे। फिर बाद में कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस का क्यों खाने का कारण क्या था, उस समय तक आग का आविष्कार नहीं, आग के प्रयोग के बारे में, सॉरी आग आविष्कार नहीं, आग के प्रयोग से क्या थे, ये
वाकिफ नहीं थे, आग का प्रयोग इन्हें करना नहीं आ रहा था। हालांकि आग के जानकार तो थे। जानकार क्यों थे? देखो, ये अगर पत्थर उठाकर मारेंगे किसी जीव पर, तो जब जैसे ही मारेंगे तो वहां पर आग तो उत्पन्न होगी, ठीक है। लेकिन इनको पता नहीं था, इनको आग को काम में लेना उस समय नहीं आता था। आग के जानकार जरूर थे, लेकिन आग के प्रयोग को नहीं जानते थे। आग के प्रयोग से क्या थे? वंचित थे, इसीलिए कच्चा मांस खाते थे। अग्नि के प्रयोग से क्या थे? प्रयोग से परिचित थे। पशुपालन और कृषि का उनको ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये सब था आपके पूरा पाषाणकालीन मानव जीवन के बारे में। सीधा प्रश्न कई बार पूछ देते हैं, उस समय का मानव, पूरा पाषाण काल का मानव, पूरा पाषाण काल। देखो ये सॉरी बता दूं आपको, अब ये अपन ने जितने भी ये बात करी थी, ये पूरा पाषाण काल के बारे में बात है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम अब तक अध्ययन कर रखे हैं, ऊपर जो भी अध्ययन करा है यहाँ से हमने, ये पाषाण काल है। कौन सा पाषाण काल है? ये पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल है। इसके बाद में अब आएगा आपका मध्य पाषाण काल। हम अब जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में C.L. कार्लाइल ने दी। C.L. कार्लाइल ने दी, तो यही क्या हो गए? इसके जनक हो गए। तो मध्य पाषाण काल के जनक कौन है? तो C.L. कार्लाइल है। मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। पशुपालन के प्रथम अवशेष हमें आजमगढ़ और जो बागोर जो कोठारी नदी राजस्थान भीलवाड़ा में स्थित है, वहां पर हमें पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। उससे यह अवशेष मिलता है कि जंगली जानवर और पशुओं को वो पालते थे, रखते थे। उन्हें धीरे धीरे इसका आभास हो गया था कि जानवरों को ऐसे मारते जाएंगे तो जानवर अपने खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो धीरे धीरे वो वंशवर्धि के रूप में उन जानवरों को रखने लग गए थे। ठीक है, तो अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी करते हैं। तो बागोर पहला स्थल है। बागोर प्रथम स्थल या सबसे बड़े स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है, बड़े स्थल के रूप में जाना जाता है। बागोर जो कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जंगली और पालतू दोनों जानवरों के अवशेष मिलते हैं। जंगली जानवर भी थे और पालतू जानवर दोनों के अवशेष, यहाँ हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं महदहा, प्रतापगढ़, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों वेलन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी पर हैं? वेलन नदी घाटी के क्षेत्र हैं। वेलन नदी घाटी के क्षेत्र हैं। कहाँ पर है? यूपी में प्रतापगढ़ का इलाका है। वहाँ पर जो महदहा है, वहाँ से हड्डियों के आभूषण और उपकरण मिले हैं। तो हड्डियों के आभूषण और उपकरण कहाँ मिले हैं? महदहा, प्रतापगढ़ से मिले हैं। ऐसे ही आभूषण, हड्डियों के आभूषण सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो रोपड़ सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सिंधु सभ्यता का स्थल है रोपड़, वहां से मिले हैं। यह है दमदमा, प्रतापगढ़, यूपी। यहाँ से 14 मानव स्वाधान मिले हैं। ठीक है, स्वाधान का मतलब 41 मानव स्वाधान मिले हैं। स्वाधान मतलब शवों के अवशेष मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं? आपके दमदमा, प्रतापगढ़, यूपी मिले हैं। लंगनाज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर या मानव कंकाल कहाँ मिला है? तो लंगनाज गुजरात में मिले हैं। कितने कंकाल मिले हैं? 14 कंकाल मिले हैं। खोपड़ी की बात करते हैं, मानव खोपड़ी या मानव के प्रथम अवशेष कहाँ मिले? वो हथनोरा में मिले थे। कहाँ मिले थे? हथनोरा में मिले थे। और अगर मानव अस्थि पंजर की बात करें, कंकाल की बात करें, तो कहाँ मिले हैं? लंगनाज में मिले हैं। अब अंतिम काल की बात, पाषाण काल में नव पाषाण काल। कौन सा काल है? नव पाषाण काल। ये क्रांतिकारी काल है। लुबाब महोदय ने इसके बारे में बताया है, इसलिए उनको ही इसका जनक कहा जाता है। इस काल में मनुष्य थोड़ी सभ्य रूप में आ गया था। उसे कृषि, पशुपालन, मर्दभांड उद्योग का विस्तार किया, पहिए का प्रयोग करना शुरू कर दिया, आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आग का अगर प्रयोग करेगा तो अब मांस कच्चा नहीं खाएगा, अब वह बॉईल करके पकाकर मांस को खाने लग गया था। तो दोस्तों सीधा चलते हैं। जॉन लुबाब ने सर्वप्रथम इस काल के बारे में बताया था अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में। आपको मुख्य रूप से हल्का सा ये याद रखना है कि जॉन लुबाब का संबंध किससे है? नव पाषाण काल से है। इसलिए नव पाषाण काल का जनक भी किसे कहा जाता है? जॉन लुबाब को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन
पहला है अग्नि का प्रयोग। अग्नि का प्रयोग कौन से काल में मानव करता है? तो नवपाषाण काल में मानव अग्नि का प्रयोग, आग का प्रयोग करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से काल में मानव अग्नि का प्रयोग करता था। ठीक है, अग्नि के बारे में जानकारी तो पहले से थी, लेकिन वो इसके प्रयोग के बारे में अपरिचित था। प्रयोग सबसे पहले कहाँ हो रहा है? आपका नवपाषाण काल में हो रहा है। एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि राख के टीले कहाँ मिले हैं? राख के टीले कहाँ मिले हैं और कौन से काल के हैं? तो नवपाषाण काल में राख के टीले आपके संगन कल्लू में मिले हैं, जो कहाँ पर है? आपके कर्नाटक मैसूर में है। कर्नाटक मैसूर में जो संगन कल्लू है वहां से राख के टीले मिले हैं। बताया जाता है कि पहले मानव बस्ती रही होगी यहाँ पर। वह बस्ती जब अपनी जगह छोड़कर जाती थी तो अपने अवशेषों को जला देती थी, तो इसलिए वहां पर राख के टीले मिले हैं। मर्दभांड उद्योग और पशुपालन बहुतायत पैमाने पर। पशुपालन का तो हमें मध्य पाषाण काल में चला गया था। बागोर सभ्यता की बात करी थी, आजमगढ़ की बात करी थी, वहां पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम होने लग गया मर्दभांड का और पशुपालन का। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पहिए का प्रयोग। तो ये आपका पहिया हो गया। तो उस समय के लोग पहिए के प्रयोग, पहिए के बारे में बात करें तो पहिए का प्रयोग कौन से काल के लोगों ने शुरुआत की थी? तो नवपाषाण काल के लोगों ने पहिए के प्रयोग की शुरुआत की थी। ठीक है, ये पहिए किसके बने होते थे? तो उस समय पता आपको दो ही वस्तु मुख्य रूप से थी, एक तो लकड़ी और एक पत्थर। तो लकड़ी और पत्थर के बने हुए थे पहिए। ठीक, पत्थरों पर पॉलिश, पत्थरों का काम हो रहा था लगातार, तो पत्थरों पर पॉलिश की शुरुआत कौन से काल से होती है? तो नवपाषाण काल से होती है। कृषि कार्य सर्वप्रथम कौन से काल में होता है? जैसे ही मनुष्य ने पशुपालन और कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में उसका जीवन स्थिर हो गया, वह एक जगह रुककर रहने लग गया। उससे पहले वह यायावर था, एक जगह स्थित नहीं था, हर जगह पर पलायन करता था अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो कृषि कार्य, खाद्यान्नों का उत्पादन की शुरुआत हुई। ठीक है, और सर्वप्रथम कौन सी कृषि की गई? तो सबसे पहले अगर कोई कृषि के अवशेष मिले तो किसके मिले हैं? जौ के। सबसे पहले मानव द्वारा कौन सी फसल की खेती की गई थी? तो जौ की गई थी। आपके एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अग्नि का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? कृषि कौन से काल में उसने प्रारंभ करी थी? तो कृषि प्रारंभ करी थी उसने नवपाषाण काल में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कबीर नगर जिला जो कहाँ पर है? यूपी में, उसके लहुरा देव में मिले। ये जगह आप याद रखना कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लहुरा देव में मिले हैं। दोस्तों, मेहरगढ़ नामक स्थल को पहले क्या माना जाता था? प्राचीन कृषि के साक्ष्य के रूप में माना जाता था, लेकिन हाल ही नवीन खोज हुई है, उससे ये पता चला है कि जो मेहरगढ़ है उससे पहले ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिल गए थे? लहुरा देव यूपी में मिल गए थे। तो मेहरगढ़ की बात करते हैं अब दूसरे बारे में। मेहरगढ़ में क्या है? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। और लहुरा देव की खोज से पूर्व इसे प्राचीनतम माना जाता था कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में मिले थे, ऐसे माना जाता था पहले। लेकिन जब लहुरा देव की खोज होगी तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कृषि के लहुरा देव में मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य बेलन नदी घाटी में स्थित कोल्डी हवा यूपी में मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की भूसी यहाँ पर मिली है। ठीक है, कहाँ पर? कोल्डी हवा में। तो कोल्डी हवा किस लिए प्रसिद्ध है? कोल्डी हवा हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के साक्ष्य के रूप में, प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं बुर्ज होम, जो कहाँ पर है? आपके J&K जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर क्या है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, एक शव मिला है, दोनों शव साथ में थे। तो ऐसे माना जाता है कि मानव और कुत्ते के बीच में उस समय से भी याराना रहा होगा, दोनों को साथ दफनाया गया होगा, दोनों के कंकाल साथ मिले हैं। तो सीधा प्रश्न ये पूछते हैं कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कौन से स्थल पर मिला है? तो बुर्ज होम में मिला है। जम्मू कश्मीर जो संघ शासित प्रदेश है वर्तमान में, उसमें ये मिले हैं। ठीक है, यहीं पर ही गर्त आवास मिला है। गर्त आवास किसे बोलते हैं? जो बेसमेंट में आवास होते थे, नीचे आवास होते थे, उसे क्या बोलते हैं? गर्त आवास बोलते हैं। जानवरों से बचने के लिए जब मानव थोड़ा बुद्धिमान हुआ तो उन्होंने गर्त आवास, खड्डों में अपने क्या बनाए? आवास बनाए, उसी को गर्त आवास बोला जाता है।
धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो देखो कृषि के बारे में हमने बात करी थी, कृषि में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था? जौ का। ठीक है, अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है, इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ जारी रहा। सबसे पहले पाषाण पत्थर का प्रयोग हुआ, फिर धातुओं के बारे में बात करते तो तांबे के बारे में सबसे पहले पता चला। जब मनुष्य को तांबे के बारे में पता था तो तांबे का प्रयोग भी करता था, और साथ में जो पहले से प्रयोग करता रहा था पत्थर का, उसका भी प्रयोग करता था। तो ऐसे में उस समय जब दोनों धातुओं का प्रयोग, मतलब धातु के रूप में तांबे का प्रयोग और पत्थर का प्रयोग हो रहा था, तो उसे बोलते हैं ताम्र पाषाणकालीन। तांबे का प्रयोग हो रहा है और पाषाण का प्रयोग हो रहा है, उस संस्कृति को ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति बोलते हैं। इसी को ही अंग्रेजी में कैलकोलिथिक कल्चर और चालकोलिथिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सीधा कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम आप याद कर लेना। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबे का प्रयोग हुआ। सबसे पहले कौन सी फसल की खेती हुई थी? तो जौ की हुई थी। किसकी हुई थी? जौ की। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन और है। कायस्थ संस्कृति का संबंध किससे है? तो कायस्थ संस्कृति मालव क्षेत्र में स्थित थी। यहाँ मृद भांड अच्छी क्वालिटी के मिले हैं, इसलिए मृद भांड उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। मालवा में स्थित है, इसलिए इसे मालवा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पुणे का इनाम गांव है, वहां से मातृ देवी की क्या मिली है? एक प्रतिमा मिली है। अब जो क्वेश्चन लगातार कई एग्जामों में पूछा गया है उसके बारे में सीधी बात करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये एक सैन्य अधिकारी के रूप में आए थे और बंगाल के इंजीनियरों के साथ इन्होंने काम करा। उस दौरान इन्होंने पुरातत्व संबंधी खोज की और उन्हें पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सबसे पहले पुरातत्व संबंधी खोज करने के कारण इनको पुरातत्व सर्वेक्षक बनाया गया था, इसीलिए ही अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उसके बाद में पुरातत्व को एक अलग से विभाग बना दिया और भारतीय, इसके बाद में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक बनाया गया और उसका पहला निदेशक किसे बनाया था? जॉन मार्शल को बनाया था। तो आपसे दो ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्या है? एक तो भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और फिर पूछेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक कौन था? तो वो था जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन के समय इनको बनाया गया था। तो दोस्तों ये था आपका पाषाणकालीन इतिहास। आपके समझ में आया होगा। ये टॉपिक ये और ये मैटर लुसेंट जीके में शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए ये शुरुआत करवाना आवश्यक था। तो दोस्तों कुछ मैटर आपको लुसेंट में जहाँ नहीं मिलेगा उसे आप अलग से नोट डाउन कर लेना। ये जो मैटर करवाया गया है उसका PDF आपको एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में आप जाओगे तो वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में डॉक्यूमेंट में मिलेगा, कर्मा ई स्टडी ऐप के माध्यम से। धन्यवाद।